हाय एवरीवन, आई होप कि आप सेफ होंगे जहाँ पे भी होंगे। और आज हम अगस्त की 10 सबसे बड़ी बिजनेस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। और ये वो न्यूज़ हैं जिन्होंने मार्केट में उथल पुथल मचा दी है। और हम ये पूरी बात करेंगे केवल 10 मिनट के अंदर। साथ में अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरा इन स्टॉक्स के बारे में क्या आइडिया है, तो ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड लेट्स गेट इनटू द स्टोरीज बिहाइंड दीज पर्टिकुलर न्यूज़। हाय, मैं प्रशांत और आज आप हमारी सीरीज देख रहे हैं बिजनेस न्यूज़ दैट कैन मेक और ब्रेक। तो अगस्त महीने की सबसे पहली न्यूज़ है आत्मनिर्भर इन डिफेंस सेक्टर। तो हुआ क्या, 16 मई को निर्मला सीतारमन ने एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस सेक्टर 49% से 74% कर दी। साथ में उन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जो एक 200 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और 41 फैक्ट्रीज जिसके अंदर काम करती है, उसको भी प्राइवेटाइजेशन करने को कहा। ये नहीं है कि पहले एफडीआई अप्रूवल नहीं था, बट पहले आपको अगर करना था तो आपको बहुत सारे गवर्नमेंट नॉर्म्स के साथ जाना पड़ता था। पर अब उन्होंने 74% डायरेक्टली ऑटोमेटिक मोड में आपको दे दिया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को प्राइवेटाइजेशन से बहुत ज़्यादा फंड्स फॉरेन का डिफेंस सेक्टर में आ सकता है और प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। पर असली न्यूज़ आई 9 अगस्त को, जब राजनाथ जी ने 101 डिफेंस इक्विपमेंट्स की लिस्ट दी जो हम इंडिया बाहर से इंपोर्ट नहीं करेगा और इंडिया में ही बनाएगा। इस लिस्ट के आते ही 10 अगस्त को HAL और BHEL का स्टॉक 20% तक बढ़ गया। आप मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि ये स्टॉक अभी और भी आगे जाएगा, या कोई और भी कंपनीज हैं जो इस आत्मनिर्भर इन डिफेंस सेक्टर से फायदा उठा सकती हैं? और अगस्त की दूसरी बड़ी न्यूज आ रही है एविएशन सेक्टर से, जहां ये सेक्टर बहुत बुरी हालत में है और सारी कंपनियां बहुत अच्छा नहीं कर पा रही हैं। पर एक कंपनी है जिसका स्टॉक अगस्त महीने में 19% बढ़ा और साथ में उसका मार्केट साइज 52% जो लास्ट ईयर था उससे बढ़कर अब 60% हो गया। और ये हुआ क्यों? तो एक कंपनी है वेस्ट ब्रिज कैपिटल, जिसने कोटक महिंद्रा से उसके 54 लाख शेयर खरीदे और कीमत थी हर शेयर की 1028 पर शेयर। और ये कंपनी आपने गेस कर ही ली होगी, इंडिको की मैं बात कर रहा हूँ। और इसका मार्केट साइज बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि और सारी छोटी कंपनीज इस वक्त बहुत बुरी हालत में। साथ में स्पाइस जेट की हालत खराब से बदतर होती जा रही है और मई में उसके पास केवल 40.2 करोड़ उसके पास फ्री कैश फ्लो था। तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, अगर स्पाइस जेट कल बंद हो जाती है तो क्या इंडिको का शेयर 80% होके वो मोनोपोली में आ जाएगा या क्या होगा। बट इट्स अ इंटरेस्टिंग सेक्टर टू लुक आफ्टर। जो तीसरी बड़ी न्यूज़ है वो एक मिनरल सेक्टर से आ रही है, ऑफ उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है, सरकारी कंपनी है, पर 3 साल से कोई बिजनेस नहीं किया है। फिर भी स्टॉक काफी हद तक स्टेबल है, क्योंकि कंपनी जबकि कुछ करती नहीं है पर उसका रिजर्व और इन्वेस्टमेंट से ही उसको 60 करोड़ आ रहा है। और जिससे ये कंपनी चल रही थी तो स्टॉक प्राइस कुछ 1100-1200 होते हुए अभी 2000 से ऊपर पड़ा हुआ है। और इंटरेस्टिंग चीज जो हुई इस महीने उसकी, 11 अगस्त को उसको माइनिंग का अप्रूवल दोबारा मिल गया और मिलते ही ये स्टॉक 15 से 18% की ग्रोथ दिखाई। बाद में थोड़ा इसका नॉर्मल हो गया, बट क्या आपको लगता है ये पर्टिकुलर स्टॉक जो 3 साल से कुछ ना करते हुए भी काफी स्टेबल था, अब ये अपनी ग्रोथ वापस पा सकता है? और चौथी जो न्यूज है वो एक इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव लिस्टेड स्टॉक से है। उसने 24 अगस्त को अपने को स्प्लिट किया इन द रेशियो ऑफ 1:10 और स्टॉक 10% जूम कर गया। स्प्लिट बहुत इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि ये स्टॉक पहले 19,500 के करीब का था, अब ये स्टॉक आपको 2000 में मिल पाता है। तो काफी लोग जो पहले इसके अंदर एंटर नहीं कर पा रहे होंगे, अब वो इसमें एंटर कर पाएंगे। ये हमारा वन ऑफ द रिकमेंडेड स्टॉक्स भी है, तो आप इसके राइट हैंड साइड पे क्लिक करके इस स्टॉक के बारे में और जान सकते हैं। और ये स्टॉक जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये है आयशा मोटर्स। सो लुक एट द फंडामेंटल्स, इफ यू लाइक इट, do let us know what's your view in the comment section, that would be great.
और अगस्त की जो 5वीं सबसे बड़ी खबर हुई वो हुई निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट 50 के चेंजेस की वजह से। और ऐसा तो कोई महीना हो नहीं सकता जहां फार्मा की हम बात ना करें। सो डीवीज लैब हैज बिकम द सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द फार्मा स्पेस, और वो अब निफ्टी 50 के अंदर इंक्लूड हो गई है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी, क्योंकि डीवीज ने जो अपने पूरे लाइफ टाइम में जितना कैपेक्स किया है वो उसने लास्ट 2 साल में किया है। सो दिस शोज दैट मैनेजमेंट इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर। और साथ में जब भी कोई कंपनी निफ्टी 50 में इंक्लूड होती है तो इट गेट्स लॉट ऑफ विजिबिलिटी, जिससे उसका स्टॉक काफी जल्दी राइज करता है। साथ में निफ्टी नेक्स्ट 50 से पेज जो जॉकी बनाती है दैट हैज गॉट एक्सक्लूडेड। सो अब वो टॉप 100 में नहीं है, और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैज बीन एडेड इनटू निफ्टी नेक्स्ट 50। और इस कंपनी ने कुछ काफी रिसेंटली काफी अपटिक दिखाया है, और साथ में मैनेजमेंट चेंज हुआ है। सो डू कीप अ लुक आउट ऑन दिस पर्टिकुलर कंपनी। और जो 6th न्यूज़ है वो एक कंपनी के बारे में है जिसको कोविड की वजह से अपने आप को सेल ऑफ करना पड़ा। ये कंपनी हम सब जानते हैं, फ्यूचर ग्रुप है, जो 1987 में किशोर बियानी ने स्टार्ट की थी बाय द नेम ऑफ मेंस वियर्स, जिसको बाद में उन्होंने पेंटालून किया। 2012 में उन्होंने पेंटालून को आदित्य बिरला को बेच दिया। और अभी जो कहते हैं उनकी स्टेट ये था कि 2020 में उनके ऊपर पर्सनल 13,000 करोड़ का डेट है। साथ में जो भी उनका शेयर था वो प्लेज था, जिसकी वजह से उनकी हालत काफी खराब थी और उनको ये बेचना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये जो डील हुई है वो टोटल 24,713 करोड़ की हुई है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग डील है, क्योंकि रिलायंस ने पूरा फ्यूचर को नहीं खरीदा है, उसने पार्ट में सिलेक्ट कर करके अपने लिए लिया है, जिसकी वजह से अभी भी जो प्लेज है और जो उसके पास डेट है वो अभी भी फ्यूचर ग्रुप के पास ही रहता है। तो मुझे ये लगता है ये डील काफी हद तक रिलायंस के फेवर में है इन कंपैरिजन टू फ्यूचर्स इन्वेस्टर। पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रिलायंस को इस डील के थ्रू 1800 स्टोर्स का एक्सेस मिलेगा। एंड आई थिंक नाउ द वॉर इज रेडी टू स्टार्ट बिटवीन रिलायंस, Amazon एंड ऑल्सो फ्लिपकार्ट, दैट इज वॉलमार्ट। और जो 7वीं न्यूज है वो है हमारे फेवरेट येस बैंक की, जो बच तो गया पर हालत अभी उसकी बहुत ही गंभीर है, मतलब आईसीयू पे है। क्योंकि अगर आप इसकी कासा रेशियो देखेंगे तो काफी बैंकों के कंपैरिजन में इसकी बहुत कम है, और साथ में डिपॉजिट्स भी इसके काफी गिर चुके हैं। हाउएवर अगस्त में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। जो मार्च में आरबीआई ने इसको स्पेशल लिक्विडिटी फंड के नाम पे 50,000 करोड़ दिए थे, उसमें से इसने 35,000 करोड़ रिटर्न कर दिया। साथ में इसने अभी रिसेंटली 14,000 करोड़ इन्वेस्टर से रेज किया। तो क्या आपको लगता है कि इन सारी डेवलपमेंट से ये बैंक आगे चलेगा, दौड़ेगा, या फुस हो जाएगा? प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। एंड लेट्स मूव ऑन टू द 8th न्यूज। जो हमारी अगस्त की 8th न्यूज है वो वैसे है तो इंटरनेशनल, पर वो इतनी इंटरेस्टिंग है कि मैं उसको रिमूव ही नहीं कर पाया। इस कहानी के अंदर 3 किरदार हैं, सिटी बैंक, ब्रिज कैपिटल और रेवलॉन, और साथ में $900 मिलियन का ब्लडर। हुआ क्या, 2016 में रेवलॉन ने एक कंपनी एलिजाबेथ एबर्ट नाम की कॉस्मेटिक कंपनी को एक्वायर किया फॉर $1.8 बिलियन, जिसके लिए उन्होंने ब्रिज कैपिटल से पैसा रेज किया। अब 2020 अगस्त में उन्होंने कुछ पैसा सिटी बैंक से कहा कि हमारे सारे लेंडर्स को वापस कर दो। पर सिटी बैंक ने एक ब्लंडर ये किया, उसने रेवलॉन के अकाउंट की जगह अपने अकाउंट से 900 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। अब इसमें से कुछ ने तो पैसे वापस कर दिए, पर ब्रिज कैपिटल ने वापस करने से मना कर दिया। तो जब वो कोर्ट गए तो उन्होंने कहा कि अनजस्ट एनरिचमेंट की वजह से, क्योंकि हमने ये रेवलॉन के अकाउंट से जाना था पर हमारे अकाउंट से चला गया, तो आपको ये पैसा हमें वापस करना चाहिए। पर अभी इस केस में ब्रिज कैपिटल कह रहा है क्योंकि ये पैसा बिल्कुल इक्वल है जो रेवलॉन को पे करना था, और साथ में रेवलॉन को तो पे करना ही था, तो इट्स नॉट कि मुझे कोई फ्री का पैसा मिल गया। तो जिसकी वजह से अभी इस केस में स्टे है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना क्या ये पैसा सिटी बैंक के पास वापस आ पाएगा नहीं। जो हमारी 9th न्यूज है वो एक ऐसी कंपनी के बारे में है जो पूरी इंडियन है और उसे चैलेंज लेने का कुछ अलग ही शौक है। पहले उन्होंने नैनो बनाई,
फिर उन्होंने जैगवार और लैंड रोवर को जाके एक्वायर कर दिया, और अब 24 अगस्त को उनके नए सीईओ चंद्रशेखरन को नया शौक चढ़ा और उन्होंने कहा कि हमारा जो डेट है 48,000 करोड़ का, उसको 3 साल में नियर टू जीरो ले जाएंगे। साथ में वो ये भी कहते हैं कि जेएलआर के प्रॉफिट्स को वो नेक्स्ट ईयर तक उसको पॉजिटिव कर देंगे। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट क्या आपको लगता है कि वो इस वाले टारगेट को अचीव कर पाएंगे? मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मुझे लगता है टफ है, बट आपका व्यू जानना बहुत जरूरी है। और जो आज की लास्ट न्यूज है वो बैंक की से आ रही है, जो तो कोलेट्रल डैमेज है यस बैंक का, आरबीएल बैंक। और अगस्त में 27 और 28 अगस्त को इनके जो सीईओ हैं विश्ववीर आहूजा, उन्होंने 18.92 लाख शेयर अपने बेच दिए फॉर 38.5 करोड़, जो कि टोटल 18% इनकी फैमिली होल्डिंग थी। और उसके बाद इनके पास केवल आरबीएल बैंक में 1.6% शेयर बचता है। जो न्यूज एजेंसीज बता रही हैं, दैट्स ऑल दैट हैज बीन सोल्ड फॉर हिज पर्सनल लोन्स एंड द पर्सनल इंटरेस्ट। बट द बिगर क्वेश्चन इज, अगर उनके पास केवल 1.6% शेयर बचा, तो अब उनका स्टेक बचा क्या है? व्हाट इज हिज इंटरेस्ट? I think it's in a tough situation and we need to keep a watch on it. So this was our first episode of news that can break or make. Do let us know in comments whether you like it to have it twice in a month, once in a month, or something we should change. Thank you for watching. Thank you and do subscribe to our channel. और जैसा वादा किया था, मेरा क्या व्यू है इन स्टॉक्स पे, प्लीज याद रखिएगा, ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई एडवाइस नहीं है। यस बैंक पे मैं ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, बिकॉज बैंक्स काफ़ी ब्रांड से चलते हैं। सो प्लीज़ बी अवॉइड दिस पर्टिकुलर बैंक। काफ़ी और अच्छे बैंक है। आयशा मेरी रिकमेंडेशन है, प्लीज़ चेक द वीडियो। अगर अच्छा लगे तो अपनी रिसर्च और करिएगा, बट इट्स अ ग्रेट स्टॉक, और स्टॉक स्प्लिट से बहुत लोग इसमें एंटर कर पाएंगे। लास्ट टाटा मोटर्स डोमेस्टिक फ्रंट पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनका अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे, नेक्सॉन, other EVs and other cars has been quite good, but इनका international business काफी hit हो रहा है because of the Brexit और China US war. So वो देखने की बात है, but that's what it's from us today. Thank you.